एक्सरसाइज के 9वां क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है प्रूव द फॉलोइंग, मतलब हमें इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट के साथ इक्वल करना है, दिखाना है, और इसको भी इसके साथ इक्वल दिखाना है। तो कैसे आएगा देखते हैं। इस तीनों डिटर्मिनेंट को देखकर हमें एक बात याद आ रही होगी, क्या किसी एक डिटर्मिनेंट में अगर हम दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन नेगेटिव बन जाता है। तो वही यहाँ लागू होने वाला है। ये आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट रो है ये बन गया थर्ड रो जो है ये बन गया सेकंड रो, और सेकंड रो जो है वो बन गया फर्स्ट रो। मतलब दो ऑपरेशन हुआ है ना, एक ऑपरेशन बनने से नेगेटिव साइन आता है और एक अपने ऑपरेशन बनने से और एक नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कैसे आसानी से आ जाएगा, पहले देख लेते हैं ये कैसे आएगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा क्लीन करते हैं, पहले थोड़ा क्लीन करते हैं और फिर इसको लाने के प्रयास करते हैं, फिर इसको लाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ इसको। यहाँ लिखेंगे क्या, इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम। मतलब हमें क्या, जितने भी रो है उसको कॉलम बना लेना है। उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स में हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं ना, ट्रांसपोज। और एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, इफ अगर ए एक डिटर्मिनेंट है तो ए का ट्रांसपोज भी उस डिटर्मिनेंट के साथ बराबर ही होगा। मतलब अगर इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ ए बी सी डी अगर ए एक डिटर्मिनेंट गिवन है तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज में रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है। तो ये रो कॉलम बन जाएगा मतलब ए बी, ये रो कॉलम बन जाएगा मतलब सी डी। तो ये इसके बराबर है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज। तो ए का डिटर्मिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम आएगा। ये सेकेंड ऑर्डर का बात हो गया। हम इधर हम क्या करेंगे, हम एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, तो हमें मिल जाएगा इक्वल, ये पहला रो है ना, ये पहला रो है तो ये बन जाएगा कॉलम बन जाएगा, फिर दूसरा कॉलम बन जाएगा, फिर तीसरा भी कॉलम बन जाएगा। तो ये आ जाएगा ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो ये बन गया हमारा डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें रो 1 और रो 2 को हमें चेंज करना है। अभी इंटरचेंजिंग लिख लेते हैं, इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 2। इन दोनों को इंटरचेंज करने से क्या मिलेगा, रो 2 में जो एलिमेंट्स हैं वो रो 1 के एलिमेंट्स बन जाएंगे, और रो 1 के एलिमेंट्स जितने हैं वो रो 2 के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बन के आएगा बी वाई क्यू और ए एक्स पी सी जेड आर। तो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट आ गया। फिर इससे क्या करेंगे, और एक ऑपरेशन लगाएंगे तो बन के आएगा। अभी ये तो इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम में तो ट्रांसपोज में तो कोई साइन नहीं लगेगा, पर अब अगर हम डिटर्मिनेंट में कोई ऑपरेशन लगाते हैं, रो सिर्फ दो रो को चेंज करते हैं, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास आ गया ये डिटर्मिनेंट। इसमें से और एक हम ऑपरेशन लगाएंगे, क्या, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। इसमें और एक ऑपरेशन लगाएंगे, क्या, इंटरचेंजिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इन दोनों को अभी इंटरचेंज करना है। मतलब क्या, y, अच्छा हम दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करेंगे तो भी एक माइनस, मतलब डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है।
यहाँ जैसे दो रो को चेंज करने से डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हुआ है, यहाँ कुछ नेगेटिव नहीं था, ये पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव बन गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू। फिर से हमने एक ऑपरेशन लगाया, दो कॉलम को इंटरचेंज किया, तो अब क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फिर से नेगेटिव, फिर से साइन चेंज करेगा। तो पहले से एक नेगेटिव है और एक नेगेटिव आ गया दो कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद। फिर आ गया वाई एक्स जेड, पहले लिखेंगे वाई एक्स जेड, फिर बी ए सी और तीसरा कॉलम क्यू पी आर। तो ये किसके बराबर होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये वाई एक्स जेड बी ए सी क्यू पी आर, इसे हमें प्रूव करना था और ये आ चुका। तो ये हो गया फर्स्ट हमारा प्रूफ्ड, पहला जो हमें प्रूव करना था। अब आते हैं सेकंड में कैसे करेंगे, वाला प्रूव करते हैं। ये हमारा पहला वाला डिटर्मिनेंट गिवन है, इसमें हम क्या करेंगे, रो को इंटरचेंज करेंगे। पहला कौन सा दो रो को इंटरचेंज करेंगे, रो 1 और रो 2 को, ठीक है। तो लिख लेते हैं इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 2। तो क्या बन जाएगा, रो 2 का जितने भी एलिमेंट रो 1 के एलिमेंट बन जाएगा, तो इक्वल एक्स वाई जेड, और रो 1 का एलिमेंट रो 2 का एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, ए बी सी। रो 3 का एलिमेंट जैसा कि है वैसा रहेगा, पी क्यू आर। तो ये बन गया हमारा डिटर्मिनेंट। और प्रॉपर्टी में हम पढ़े हुए थे, किसी भी दो रो या दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन नेगेटिव आता है। मतलब क्या, यहाँ नेगेटिव आएगा, माइनस, ठीक है। डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता है। उसके बाद और एक ऑपरेशन लगाते हैं, क्या, इंटरचेंजिंग ये नीचे आएगा ना, ये ऊपर जाएगा, रो 3 रो 2 एंड रो 3 हो गया। तो ये पहले एक माइनस आ चुका है, अभी और दो रो को अगर इंटरचेंज करेंगे तो और एक माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस बन जाएगा, एक्स वाई जेड जैसा का है वैसे ही रहने दीजिए, ये दो चेंज होगा, ये पी क्यू आर बन जाएगा और ए बी सी। तो ये बन गया हमारा सेकेंड प्रूफ। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी डिटर्मिनेंट। ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये दो डिटर्मिनेंट के क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड बिट है। हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ये, और इसे दिखाना है इसके बराबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा डिटर्मिनेंट को, प्रॉपर्टी को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या, किसी एक कंस्टेंट को अगर किसी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना होता है तो किसी रो या किसी कॉलम के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। कैसे, वो पहले सीख लेते हैं। अगर मैं थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कौन सा प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, फिर इसके आंसर में आएंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये पार्ट को आपको एग्जाम के आंसर पेपर में नहीं लिखना है, ये आपके समझने के लिए। किसी एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, और इसके साथ हमें सपोज कीजिए मैं इसके साथ के मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो इस डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं के को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता था तो क्या होता है, वो स्केलर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था। याद आया, मैट्रिक्स में ये अच्छे से पढ़ाया हुआ है। पर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। ये जो स्केलर है, अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इसे लिख सकता हूँ
के बी के सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसा लिख सकता हूँ। और कैसे लिख सकता हूँ, मैं के को दूसरे रो में मल्टीप्लाई करूँगा, ए बी सी के डी के ई के एफ, और तीसरा वाला जैसे कि वैसा। और ऐसा हो सकता है मैं के को तीसरे रो में मल्टीप्लाई करूँ, ए बी सी डी ई एफ के जी के एच के आई, ऐसा भी हो सकता है। हो गया। ये तो रो, किसी भी रो में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा भी हम कर सकते हैं, इस के को हम किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करें, के ए के डी के जी बी ई एच सी एफ आई, ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टी हमें बता रहा है। और ऐसा भी लिख सकते हैं, जो अब जैसे कि के को मैं फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया, मैं सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी जी के बी के ई के एच, और तीसरा कॉलम जैसा कि वैसे सी एफ आई। ठीक है। और एक तरीका है, इसको मैं थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए डी जी बी ई एफ के सी के एफ के आई, समझ लिया। तो इस एक डिटर्मिनेंट को, के को जो मल्टीप्लाई करना है किसी रो या कॉलम में, हम इन सारे तरीक़ों से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सारे लिखने की क्या ज़रूरत था, ठीक है, थोड़ा टाइम लगा पर हमको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, 2 मिनट हमको ज़्यादा लगा पर इसे अच्छे से समझ में आया। क्या अगर मैं बोल देता ये फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ बच्चे लोग क्या करेंगे, हमेशा फर्स्ट रो में ही मल्टीप्लाई करेंगे, दिक्कत आ जाएगा। तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समझ लेना। और एक ऑपरेशन देखते हैं, इसी प्रॉपर्टी के लेकर है, उसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एक स्केलर को। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, किसी भी स्केलर को हम किसी रो या कॉलम में हम ऑपरेट कर सकते हैं। वैसे ही सपोज 1/k को मुझे मल्टीप्लाई करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मैं 1/k को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ ऑपरेट कर सकता हूँ। मैं सपोज ये दूसरा रो में ऑपरेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको ए बी सी D/k E/k F/k जी एच आई, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। आप चाहे तो फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, किसी एक के साथ आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात हम सीख लेते हैं, अब थोड़ा देखते हैं। किसी एक डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब इसके साथ मैं कुछ ऑपरेशन करूँगा। सपोज मैं इसके साथ जेड मल्टीप्लाई करूँगा, तो जेड मल्टीप्लाई करने से तो काम नहीं चलेगा, अलजेब्रा करना है, उसी के साथ उसी को डिवाइड भी करना है। मतलब क्या करेंगे, जेड/जेड ऑपरेशन अगर हम लगाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई में, और जेड को बाहर रखेंगे और 1/z को अगर अंदर लेंगे तो क्या आएगा, जेड। और 1/z जो है, मैं सपोज करता हूँ थर्ड कॉलम में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो क्या बन के आएगा, ए बी सी, सॉरी थर्ड रो में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, डी ई एफ, ये G/z H/z I/z, ऐसा बन जाएगा ना। ठीक है, ये z एक बाहर रह गया और 1/z अंदर जाके थर्ड रो में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस सारे प्रॉपर्टी अभी जो समझाया आप लोगों को, यहाँ यूज होने वाला है सारे के सारे। ठीक है, तो देखते हैं एक ऑपरेशन क्या करते हैं। अब आते हैं आंसर में, ये आपको आंसर में लिखना है। तो अब क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट में हम a को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और a को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट रो के अलोंग, तो बन जाएगा कि 1 + a डिवाइडेड बाई 1/a 1/a। दूसरा रो जैसा है वैसा करेगा, 1 + b 1 1 1 1 + c, ये बन गया डिटर्मिनेंट।
हमने क्या किया, ए बाय ए ऑपरेशन लगाया, जैसे कि मैं पहले बताया हुआ हूँ। क्या, ए बाय ए डिटर्मिनेंट एक्स जेड पी क्यू अगर सपोज एक डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, ए बाहर रह गया और 1 बाय ए को मैं अगर सेकेंड रो के अलग में ऑपरेट करना चाहता हूँ तो ये बन जाएगा पी बाय ए क्यू बाय ए। और इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ए डिटर्मिनेंट एक्स बाय ए जेड बाय ए पी क्यू। हम स्केलर को किसी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग हम ऑपरेट कर सकते हैं ना। ये मैंने क्वेश्चन शुरू होने से पहले भी आपको अच्छे से समझाया हुआ है, इसमें सेकंड ऑर्डर लेके समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी वैसा ही कुछ हुआ है, 1 बाय ए ऑपरेशन हुआ है और 1 बाय ए जो है फर्स्ट रो की अलग हम ऑपरेट कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये सब एक ही स्टेप में आप लोगों को कर लेना है, पर आप लोगों के अच्छी समझ, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब क्या करेंगे, ए के साथ बी बाय बी ऑपरेशन लेंगे, तो बी एक बाहर रह जाएगा और 1 बाय बी हम सेकेंड रो के अलग हम ऑपरेट करेंगे, तो आएगा कितना, 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय ए, 1 बाय ए। हम 1 बाय बी को सेकेंड रो के अलग हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 बाय बी, 1 प्लस बी डिवाइडेड बाय बी, 1 डिवाइडेड बाय बी। और थर्ड रो जैसा कि है वैसा रहने दीजिए, 1 1 1 प्लस सी, 1 1 1 प्लस सी। आ गया ना, समझ में आया? देखते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, सी ऑपरेशन लेंगे, सी बाय सी ऑपरेशन, तो एक सी बाहर रह जाएगा और एक सी थर्ड रो के अलग ऑपरेट होगा। तो फर्स्ट दो रो जैसे कि है वैसा रह जाएगा, 1 बाय ए। सेकेंड रो भी जैसे का है वैसा रह जाएगा, 1 प्लस बी बाय बी, 1 बाय बी। और थर्ड रो में ये एक सी जो मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो एक डिवाइड भी तो होगा, तो डिवाइड थर्ड रो के अलग होगा, 1 बाय सी, 1 बाय सी, 1 प्लस सी बाय सी। आ गया, ये तीनों आ गया। आप चाहें तो इसे एक ही स्टेप में भी लिख सकते हैं। कैसे, ए बी सी ऑपरेशन लेना है और 1 बाय ए ऑपरेशन फर्स्ट रो में लेना है, 1 बाय बी ऑपरेशन सेकेंड रो में लेना है, 1 बाय सी ऑपरेशन थर्ड रो में लेना है, ठीक है। ये सब आप एक ही स्टेप में भी लिख सकते हैं। आप लोगों की समझ बढ़े उसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप लिख रहा हूँ। आप इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप में भी आ सकते हैं, या आपकी डिसीजन के ऊपर। इसको थोड़ा आप सॉल्व करेंगे तो आएंगे क्या, ए बी सी, ये क्या बन जाएगा, 1 बाय ए प्लस 1, ये बन गया 1 बाय ए, 1 बाय ए। दूसरा वाला क्या बनेगा, 1 बाय बी, ये 1 बाय बी प्लस 1, 1 बाय बी प्लस 1, और ये 1 बाय बी। तीसरा वाला क्या बनेगा, 1 बाय सी, ये भी 1 बाय सी, ये 1 बाय सी प्लस 1, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन तीनों रो को ऐड कर लेना है। रो 1 में हम कौन सा ऑपरेशन लगाने वाले हैं, रो 1 को रिप्लेस करके रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 लगा लेंगे। तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ और लिखेंगे फिर आंसर। आप इसे अच्छे तरह से समझना है, और जो स्टेप आपको लग रहा है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, हम डायरेक्ट अगर लिख सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके बाद क्या आएगा, दिस रो 1 इज रिप्लेस्ड विथ रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ऐसा कुछ ऑपरेशन लगाएंगे। तो रो 1 का जितने भी एलिमेंट हैं, फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकेंड रो के एलिमेंट और थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट, ये ऐड होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, दिस इक्वल टू ए बी सी। तो फर्स्ट रो यहाँ लिखना है ना, थोड़ा और स्पेस चाहिए, इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। दिस इक्वल टू ए बी सी, और यहाँ डिटर्मिनेंट बन के आएगा 1 बाय ए प्लस 1, 1 बाय ए प्लस 1,
इसके साथ रो 2 का एलिमेंट ऐड होगा प्लस 1/b, और उसके साथ रो 3 का भी एलिमेंट ऐड होगा। तो ये बन के आया रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, रो 1 का सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1 प्लस 1/c। ये रो 1 का सेकेंड एलिमेंट है। रो 1 का थर्ड एलिमेंट क्या आएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ये रो 1 का थर्ड एलिमेंट है। रो 2 जैसा क्या है वैसा लिख लेना है हमें, 1/b प्लस 1, 1/b 1/c 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 प्लस 1। तो ये बन के आ गया हमारा डिटरमिनेंट। ठीक है, इसको थोड़ा अब अगर हम अरेंज कर लें तो कैसा दिखेगा ये, ABC। मैं डिटेल लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप चाहें तो एक इंटरमीडिएट स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। जो मैं इस वीडियो ऐसे बना रहा हूँ, जो वीक स्टूडेंट हैं जिसको डिटरमिनेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो ये इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो मैं इसीलिए सारे स्टेप लिख रहा हूँ। जो बच्चे थोड़ा फास्ट हैं, जो कैच कर रहे हैं डिटरमिनेंट क्या है क्या नहीं है, तो उन लोग को रिक्वेस्ट है इंटरमीडिएट स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। इसको थोड़ा अरेंज करके अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, ये 1 प्लस 1/a 1/b प्लस 1/c। इसको भी थोड़ा अरेंज कर लेंगे, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसको भी थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, 1/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो रो 1 में आप देख रहे होंगे जो सारे एलिमेंट हैं वो एक बराबर है, तो इसे हम नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले सकते हैं। रो 2 का एलिमेंट हम लिख लेते हैं, 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 प्लस 1। ठीक है, फिर एक ऑपरेशन लगाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस सारे को कॉमन ले लेंगे, तो आएगा ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और ये बन जाएगा डिटरमिनेंट 1 1 1 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 प्लस 1। ठीक है, अब दो ऑपरेशन लगाते हैं। अब हम लिख लेंगे कॉलम 2 इज रिप्लेस्ड विथ कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इज रिप्लेस्ड विथ कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ये ऑपरेशन इसमें लगाएंगे, तो आएगा ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और ये आएगा, अच्छा कॉलम 1 में कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ है, मतलब कॉलम 1 का एलिमेंट जैसा का वैसा रह जाएगा, 1 1/b 1/c। कॉलम 2 में ऑपरेशन हुआ है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, मतलब 1 माइनस 1 0, और ये 1/b प्लस 1 माइनस 1/b। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ थोड़ा, और यहाँ 1/c माइनस 1/c 1/c माइनस 1/c। यहाँ आ जाएगा कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 1 माइनस 1 1/b माइनस 1/b 1/b 1/c प्लस 1 माइनस 1/c। ये बन गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। इसको थोड़ा और अरेंज करके लिखते हैं, तो थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, यहाँ जगह की कमी है। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा क्या, ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और यहाँ आएगा क्या 1 0 0 1 0 0 1/b। ये बन गया कितना, 1/b 1/b कैंसिल होंगे, 1/c 1/c कैंसिल होंगे, तो ये 1 0, और ये बन गया 1/c 0, और यहाँ आ गया 1।
तो हमारा जो कंडीशन था किसी भी रो या किसी भी डिटर्मिनेंट को अब अगर हम एक्सपांड करते हैं तो ऐसा रो या ऐसा कॉलम हम ढूंढते हैं जिस रो में ज़्यादा जीरो प्रेजेंट होंगे। तो रो 1 दिख रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ एक्सपांडिंग एलोंग रो 1। आ गया हमारा आंसर, एक्सपांडिंग एलोंग रो 1। क्या आ जाएगा, ये जितना मल्टीप्लाई होके रहा है बाहर वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद क्या आता है देखते हैं, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। यहाँ आएगा 1। अच्छा, साइन असाइन करना पड़ता है ना, साइन कैसे लगाएंगे, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं सब पॉजिटिव और जितने भी बाकी रहेंगे नेगेटिव। तो 1 डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 0 0 1, ठीक है। और बाकी सब तो जीरो ही आएंगे, -0 +0 ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और इसका वैल्यू निकल के आएगा 1 × 1 -0, तो ये आएगा 1। तो हमारे पास फाइनल क्या वैल्यू निकल के आया, ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c। तो ये आ गया हमारा RHS प्रूफ्ड। देख लिया बच्चों, कितना आसान था।